उनमें 80% से ज्यादा घरों पर मालिकाना हक महिलाओं का है या फिर वो ज्वाइंट ओनर है। और मुझे ये भी बताया गया कि यूपी सरकार ने तो महिलाओं के घरों से जुड़ा एक अच्छा फैसला लिया है। 10 लाख रुपए तक की राशि के घरों की रजिस्ट्री कराने पर स्टैंप ड्यूटी में महिलाओं को 2% की छूट भी दी जा रही है। ये बहुत प्रशंसनीय निर्णय है। लेकिन साथियों, जब हम ये बात करते हैं कि महिलाओं को ये उनके नाम मिल्कियत होगी, तो उतना हमारे मन में रजिस्टर नहीं होता है। लेकिन मैं थोड़ा आपको उस दुनिया में ले जाता हूं, आपको अंदाज आएगा कि ये निर्णय कितना महत्वपूर्ण है। आप देखिए, किसी भी परिवार में जाइए, अच्छा है गलत है ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं सिर्फ स्थिति का बयान कर रहा हूं। अगर मकान है तो पति के नाम पर, खेत है तो पति के नाम पर, गाड़ी है तो पति के नाम पर, स्कूटर है तो पति के नाम पर, दुकान है तो पति के नाम पर, और अगर पति नहीं रहा तो बेटे के नाम पर। लेकिन उस मां के नाम पर कुछ नहीं होता है, उस महिला के नाम कुछ भी नहीं होता है। एक स्वस्थ समाज के लिए संतुलन बनाने के लिए कुछ कदम उठाने पड़ते हैं, और इसलिए हमने तय किया है कि सरकार जो आवास देगी उसका मालिकाना हक महिला को दिया जाए। साथियों, आज लखनऊ के लिए एक और बधाई का अवसर है। लखनऊ ने अटल जी के रूप में एक विजनरी मां भारती के लिए समर्पित राष्ट्र नायक देश को दिया है। आज उनकी स्मृति में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी में अटल बिहारी वाजपेयी चेयर स्थापित की जा रही है। मुझे विश्वास है ये चेयर अटल जी के विजन, उनके एक्शन, राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को विश्व पटल पर लाएगी। जैसे भारत की 75 साल की विदेश नीति में अनेक मोड़ आए, लेकिन अटल जी ने उसे नई दिशा दी। देश की कनेक्टिविटी, लोगों की कनेक्टिविटी के लिए उनके प्रयास आज के भारत की मजबूत नींव है। आप सोचिए, एक तरफ प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और दूसरी तरफ स्वर्णिम चतुष्क, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, यानी दोनों तरफ एक साथ दृष्टि और दोनों तरफ विकास का प्रयास। साथियों, वर्षों पहले जब अटल जी ने नेशनल हाईवे के माध्यम से देश के महानगरों को जोड़ने का विचार रखा था, तो कुछ लोगों को यकीन ही नहीं होता था कि ऐसा संभव है। 6-7 पहले जब मैंने गरीबों के लिए करोड़ों पक्के घर, करोड़ों शौचालय, तेजी से चलने वाली रेल, शहरों में पाइप से गैस, ऑप्टिकल फाइबर जैसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात की, तब भी आदतन कुछ लोग यही सोचते थे कि इतना सब कुछ कैसे हो पाएगा। लेकिन आज इन अभियानों में भारत की सफलता दुनिया देख रही है। भारत आज पीएम आवास योजना के तहत जितने पक्के घर बना रहा है, वो दुनिया के अनेक देशों की कुल आबादी से भी अधिक है। एक समय था जब घर की स्वीकृति से लेकर उसको जमीन पर उतरने में ही बरसों लग जाते थे।
जो घर बनते थे भी वो शायद रहने लायक थे कि नहीं, ये सवालिया निशान जरूर पूछे जाते थे। घरों की साइज छोटी, कंस्ट्रक्शन मटेरियल खराब, अलॉटमेंट में हेरा फेरी, ये सब मेरे गरीब भाइयों बहनों को भाग्य बना दिया गया था। 2014 में देश ने हमें सेवा करने का अवसर दिया और मैं उत्तर प्रदेश का विशेष रूप से आभारी हूं कि आपने मुझे देश की संसद में पहुंचाया। और जब आपने हमें दायित्व दिया तो हमने अपना दायित्व निभाने की ईमानदार कोशिश की है। साथियों, 2014 से पहले जो सरकार थी उसने देश में शहरी आवास योजनाओं के तहत सिर्फ 13 लाख मकान ही मंजूर किए थे। आंकड़ा याद रहेगा? पुरानी सरकार ने 13 लाख आवास, इसमें भी सिर्फ 8 लाख मकान ही बनाए गए थे। 2014 के बाद से हमारी सरकार ने पीएम आवास योजना के तहत शहरों में 1,13,00,000 से ज्यादा घरों के निर्माण की मंजूरी दी। कहां 13 लाख और कहां 1,13,00,000। इसमें से 50 लाख से ज्यादा घर बनाकर उन्हें गरीबों को सौंपा भी जा चुका है। साथियों, ईंट पत्थर जोड़कर इमारत तो बन सकती है, लेकिन उससे घर नहीं कह सकते। लेकिन वो घर तब बनता है जब उसमें परिवार के हर सदस्य का सपना जुड़ा हो, अपनापन हो, परिवार के सदस्य जी जान से एक लक्ष्य के लिए जुटे हुए हो, तब इमारत घर बन जाती है। साथियों, हमने घरों के डिजाइन से लेकर घरों के निर्माण तक की पूरी आजादी लाभार्थियों को सौंप दी। उनको मर्जी पड़े वैसा मकान बनाए। दिल्ली में एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके कोई ये तय नहीं कर सकता कि तुम्हारी खिड़की उधर होगी या इधर होगी। 2014 के पहले सरकारी योजनाओं के घर किस साइज के बनेंगे, इसकी कोई स्पष्ट नीति ही नहीं थी। कहीं 15 स्क्वायर मीटर के मकान बनते थे तो कहीं 17 स्क्वायर मीटर के। इतनी छोटी जमीन पर जो निर्माण होता था उसमें रहना भी मुश्किल था। 2014 के बाद हमारी सरकार ने घरों की साइज को लेकर भी स्पष्ट नीति बनाई। हमने ये तय किया कि 22 स्क्वायर मीटर से छोटा कोई घर नहीं बनेगा। हमने घर का साइज भी बढ़ाने के साथ ही पैसा सीधा लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजना शुरू किया। गरीबों के बैंक खातों में घर बनाने के लिए भेजी ये राशि कितनी है, इसकी चर्चा बहुत कम हुई है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि पीएम आवास योजना शहरी के तहत केंद्र सरकार ने करीब करीब 1 लाख करोड़ रुपए गरीबों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए। साथियों, हमारे यहां कुछ महानुभाव कहते रहते हैं कि मोदी ने, हमने प्रधानमंत्री तो बना दिया, मोदी ने किया क्या? आज पहली बार मैं ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसके बाद
बड़े बड़े विरोधी जो दिन रात हमारा विरोध करने में ही अपनी ऊर्जा खपाते हैं, वो मेरा ये भाषण सुनने के बाद टूट पड़ने वाले हैं, मुझे पता है। लेकिन मुझे लगता है मुझे बताना चाहिए। मेरे जो साथी, जो मेरे परिवारजन है, जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी जीते थे, जिनके पास पक्की छत नहीं थी, ऐसे 3 करोड़ परिवारों को इस कार्यकाल में एक ही योजना से लखपति बनने का अवसर मिल गया है। इस देश में मोटा मोटा अंदाज करें तो 25-30 करोड़ परिवार है, मोटा मोटा अंदाज करें। उसमें से इतने छोटे से कार्यकाल में 3 करोड़ गरीब परिवार लखपति बनना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अब आप कहेंगे मोदी इतना बड़ा क्लेम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत देश में जो करीब करीब 3 करोड़ घर बने हैं, आप उनकी कीमत का अंदाज लगा दीजिए। ये लोग अब लखपति हैं। 3 करोड़ पक्के घर बनाकर हमने गरीब परिवारों का सबसे बड़ा सपना पूरा किया है। साथियों, मुझे वो दिन भी याद आते हैं जब तमाम प्रयासों के बावजूद उत्तर प्रदेश घरों के निर्माण में आगे नहीं बढ़ रहा था। आज लखनऊ में ही, और जब मैं आज लखनऊ में हूं तो मुझे लगता है जरा विस्तार से ये बात बतानी चाहिए ना? हाँ, आप तैयार हैं? हमारी अर्बन प्लानिंग कैसे राजनीति का शिकार हो जाती है, ये समझने के लिए भी यूपी के लोगों को ये जानना बहुत जरूरी है। साथियों, गरीबों के लिए घर बनाने का पैसा केंद्र सरकार दे रही थी। बावजूद इसके 2017 से पहले, योगी जी के आने से पहले की बात कर रहा हूं, 2017 से पहले यूपी में जो सरकार थी, वो गरीबों के लिए घर बनवाना ही नहीं चाहती थी। गरीबों के लिए घर बनवाओ, इसके लिए हमें पहले जो यहां सरकार में थे उनसे मिन्नतें करनी पड़ती थी। 2017 से पहले पीएम आवास योजना के तहत यूपी के लिए 18,000 घरों की स्वीकृति दी गई थी। 18,000। लेकिन जो सरकार यहां थी, उसने गरीबों को पीएम आवास योजना के तहत 18 घर भी बनाकर नहीं दिए। 18,000 घरों की स्वीकृति और 18 घर भी न बने। मेरे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, ये चीजें आपको सोचनी चाहिए। आप कल्पना कर सकते हैं, 18,000 घरों की मंजूरी थी, लेकिन उन लोगों ने गरीब के लिए 18 घर भी नहीं बनाए। पैसा था, घरों की स्वीकृति थी, लेकिन तब जो यूपी को चला रहे थे, वो इसमें लगातार अड़ंगा डाल रहे थे। उनका ये कृत्य यूपी के लोग, यूपी के गरीब कभी नहीं भूल सकते। साथियों, मुझे संतुष्टि है कि योगी जी की सरकार आने के बाद यूपी में शहरी गरीबों को 9 लाख घर बनाकर दिए गए हैं।
शहर में रहने वाले हमारे गरीब भाई बहनों के लिए अब यूपी में 14 लाख घर निर्माण के अलग अलग चरणों में है। अब घर में बिजली, पानी, गैस, शौचालय ऐसी सुविधाएं भी मिल रही हैं, तो गृह प्रवेश भी पूरी खुशी के साथ, आन बान के साथ हो रहा है। लेकिन मैं जब उत्तर प्रदेश आया हूं तो कुछ होमवर्क भी देने का मन करता है। दे दूं? लेकिन आपको करना पड़ेगा। करेंगे? पक्का? देखिए, मैंने अखबार में पढ़ा है और अभी योगी जी भी शायद मैं पूछ रहा था, इस बार दीपावली में अयोध्या में कहते हैं 7.5 लाख दिए हैं, 7.5 लाख दिए का कार्यक्रम होगा। मैं उत्तर प्रदेश को कहता हूं कि रोशनी के लिए स्पर्धा में मैदान में आए। देखे, अयोध्या ज्यादा दिए जलाता है कि ये जो 9 लाख घर दिए गए हैं, वे 9 लाख घर 18 लाख दिए जला करके दिखाएं। हो सकता है क्या? जिन परिवारों को ये 9 लाख परिवार, गरीब परिवारों को घर मिले पिछले 7 साल में, वे 2-2 दिया अपने घर के बाहर जलाएं। अयोध्या में 7.5 लाख दिए जलेंगे। मेरे गरीब परिवारों के घर में 18 लाख दिए जलेंगे। भगवान राम जी को खुशी होगी। भाई और बहनों, बीते दशकों में हमारा शहरों में बड़ी बड़ी इमारतें जरूर बनी, लेकिन जो अपने श्रम से इन इमारतों का निर्माण करते हैं, उनके हिस्से में झुग्गियों का ही जीवन आता रहा है। झुग्गियों की स्थिति ऐसी जहां पानी और शौचालय जैसी मूल सुविधाएं तक नहीं मिलती। झुग्गी में रहने वाले हमारे भाई बहनों को अब पक्के घर बनाने से बहुत मदद मिल रही है। गांव से शहर काम के लिए आने वाले श्रमिकों को उचित किराए पर बेहतर रिहाइश मिले, इसके लिए सरकार ने योजना शुरू की है। साथियों, शहरी मिडिल क्लास की परेशानियां और चुनौतियों को भी दूर करने का हमारी सरकार ने बहुत गंभीर प्रयास किया है। रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी रेरा कानून ऐसा ही एक बड़ा कदम रहा है। इस कानून ने पूरे हाउसिंग सेक्टर को अविश्वास और धोखाधड़ी से बाहर निकालने में बहुत बड़ी मदद की है। इस कानून के बनने से घर खरीदारों को समय पर न्याय भी मिल रहा है। हमने शहरों में अधूरे पड़े घरों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का विशेष फंड भी बनाया है। मिडिल क्लास अपने घर का सपना पूरा कर सके, इसके लिए पहली बार घर खरीदने वालों को लाखों रुपयों की मदद भी दी जा रही है। उन्हें कम ब्याज दरों से भी मदद मिल रही है। हाल ही में मॉडल टेनेंसी एक्ट भी राज्यों को भेजा गया है और मुझे खुशी है कि यूपी सरकार ने तुरंत ही उसे लागू भी कर दिया है। इस कानून ने मकान मालिक और किराएदार दोनों की बरसों पुरानी दिक्कतें दूर हो रही है। इससे किराए का मकान मिलने में आसानी भी होगी और रेंटल प्रॉपर्टी के बाजार को बल मिलेगा। अधिक निवेश और रोजगार के अवसर बनेंगे। भाई और बहनों, कोरोना के काल में वर्क फ्रॉम होम को लेकर जो नियम बनाए गए, उनसे शहरी मिडिल क्लास का जीवन और आसान हुआ है। रिमोट वर्किंग के आसान होने से
कोरोना काल में मिडिल क्लास के साथियों को बहुत राहत मिली है। भाइयों और बहनों, अगर आप याद करें तो 2014 से पहले हमारे शहरों की साफ सफाई को लेकर अक्सर हम नकारात्मक चर्चाएं ही सुनते थे। गंदगी को शहरी जीवन का स्वभाव मान लिया गया था। साफ सफाई के प्रति बेरुखी से शहरों की सुंदरता, शहरों में आने वाले टूरिस्ट, इस पर तो असर पड़ता ही है। शहर में रहने वालों के स्वास्थ्य पर भी ये बहुत बड़ा संकट होता है। इस स्थिति को बदलने के लिए देश स्वच्छ भारत मिशन और अमृत मिशन के तहत बहुत बड़ा अभियान चला रहा है। बीते वर्षों में शहरों में 60 लाख से ज्यादा निजी टॉयलेट और 6 लाख से अधिक सामुदायिक शौचालय बने हैं। 7 साल पहले तक यहां सिर्फ 18% कचरे का ही निष्पादन हो पाता था, वो आज बढ़कर 70% हो चुका है। यहां यूपी में भी वेस्ट प्रोसेसिंग की बड़ी क्षमता बीते वर्षों में विकसित की गई है और आज मैंने प्रदर्शनी में देखा ऐसी अनेक चीजों को वहां रखा गया है और मन को बड़ा सुकून देने वाला दृश्य है। अब स्वच्छ भारत अभियान 2.0 के तहत शहरों में खड़े कूड़े के पहाड़ों को हटाने का अभियान भी शुरू कर दिया गया है। साथियों, शहरों की भव्यता बढ़ाने में एक और अहम भूमिका निभाई है एलईडी लाइट्स ने। सरकार ने अभियान चलाकर देश में 90 लाख से ज्यादा पुरानी स्ट्रीट लाइट्स को एलईडी से बदला है। एलईडी स्ट्रीट लाइट लगने से शहरी निकायों के भी हर साल करीब करीब 1000 करोड़ रुपए बच रहे हैं। अब ये राशि विकास के दूसरे कार्यों में वो शहरी निकाय लगा सकते हैं और लगा रहे हैं। एलईडी ने शहर में रहने वाले लोगों का बिजली बिल भी बहुत कम किया है। जो एलईडी बल्ब पहले 300 रुपये से भी महंगा आता था, वो सरकार ने उजाला योजना के तहत 50-60 रुपए में बना दिया है। इस योजना के माध्यम से करीब 37 करोड़ एलईडी बल्ब बांटे गए हैं। इस वजह से गरीब और मध्यम वर्ग का करीब करीब 24,000 करोड़ रुपए बिजली बिल में बचत हुई है। साथियों, 21वीं सदी के भारत में शहरों के कायाकल्प का सबसे प्रमुख तरीका है टेक्नोलॉजी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल। शहरों के विकास से जुड़ी जो संस्थाएं हैं, जो सिटी प्लानर्स हैं, उन्हें अपनी अप्रोच में सर्वोच्च प्राथमिकता टेक्नोलॉजी को देनी होगी। और साथियों, जब हम गुजरात में छोटे से इलाके में रहते थे और जब भी लखनऊ की बात आती थी तो लोगों के मुंह से निकलता था कि भाई लखनऊ में तो कहीं पर जाइए सुनने को मिलता है पहले आप, पहले आप, पहले आप। यही बात होती है। आज मजाक में ही सही, हमें टेक्नोलॉजी को भी कहना पड़ेगा पहले आप। भारत में पिछले 6-7 वर्षों में शहरी क्षेत्र में बहुत बड़ा परिवर्तन टेक्नोलॉजी से आया है। देश के 70 से ज्यादा शहरों में आज जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर चल रहे हैं, उसका आधार टेक्नोलॉजी ही है। आज देश के शहरों में सीसीटीवी कैमरों का जो नेटवर्क बिछ रहा है, टेक्नोलॉजी ही उसे मजबूत कर रही है। देश के 75 शहरों में जो 30,000 से ज्यादा आधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उनकी वजह से गुनहगारों को 100 बार सोचना पड़ता है। ये सीसीटीवी अपराधियों को सजा दिलाने में भी काफी मदद कर रहे हैं। साथियों,
आज भारत के शहरों में हर रोज जो हजारों टन कूड़े का निस्तारण हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, सड़कों के निर्माण में लग रहा है, वो भी टेक्नोलॉजी की वजह से है। वेस्ट में से वेल्थ अनेक प्रोजेक्ट मैंने आज इस प्रदर्शनी में देखे हैं। हर किसी को प्रेरणा देने वाले प्रयोग हैं, बड़ा बारीकी से देखने जैसा है। साथियों, आज देश भर में जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जा रहे हैं, आधुनिक टेक्नोलॉजी उनकी क्षमता और बढ़ा रही है। ये नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड टेक्नोलॉजी की ही तो देन है। आज यहां इस कार्यक्रम में 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई गई है। ये भी आधुनिक टेक्नोलॉजी का ही तो प्रतिबिंब है। साथियों, मैंने अभी लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ में बन रहे घरों को देखा। इन घरों में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है, उसमें प्लास्टर और पेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें पहले से तैयार पूरी दीवारों का उपयोग किया जाएगा। इससे घर और तेजी से बनेंगे। मुझे विश्वास है कि यहां लखनऊ में देश भर से जो साथी आए हैं, वो इस प्रोजेक्ट से बहुत कुछ सीख कर जाएंगे और अपने शहरों में इनको इंप्लीमेंट करने का प्रयास करेंगे। साथियों, टेक्नोलॉजी कैसे गरीब का जीवन बदलती है, इसका एक उदाहरण पीएम स्वनिधि योजना भी है। लखनऊ जैसे कई शहरों में तो अनेक प्रकार के बाजारों की परंपरा रही है। कहीं बुध बाजार लगता है, कहीं गुरु बाजार लगता है, कहीं शनि बाजार लगता है, और इन बाजारों की रौनक हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहनें ही बढ़ाते हैं। हमारे इन भाई बहनों के लिए भी अब टेक्नोलॉजी का एक साथी बनकर के लाए हैं। पीएम स्वनिधि योजना के तहत रेहड़ी पटरी वालों को, स्ट्रीट वेंडर्स को बैंकों से जोड़ा जा रहा है। इस योजना के माध्यम से 25 लाख से ज्यादा साथियों को 2500 करोड़ रुपए से अधिक की मदद गई है। इसमें भी यूपी के 7 लाख से ज्यादा साथियों ने स्वनिधि योजना का लाभ लिया है। अब उनकी बैंकिंग हिस्ट्री बन रही है और वो ज्यादा से ज्यादा डिजिटल लेन देन भी कर रहे हैं। मुझे खुशी है, इस बात की खुशी है कि स्वनिधि योजना का सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाने वाले पूरे देश के टॉप 3 शहरों में 2 हमारे उत्तर प्रदेश के ही हैं। पूरे देश में नंबर 1 है लखनऊ और नंबर 2 पर है कानपुर। कोरोना के इस समय में ये बहुत बड़ी मदद है। मैं योगी जी की सरकार की इसके लिए बहुत सराहना करता हूं। साथियों, आज जब मैं हमारे रेहड़ी पटरी वाले साथियों द्वारा डिजिटल लेन देन की बात कर रहा हूं, तो मुझे ये भी याद आ रहा है कि पहले कैसे इसका मजाक उड़ाया जाता था। कहा जाता था कि कम पढ़े लिखे लोग कैसे डिजिटल लेन देन कर पाएंगे। लेकिन स्वनिधि योजना से जुड़े रेहड़ी पटरी वाले अब तक 7 करोड़ से ज्यादा बार डिजिटल लेन देन कर चुके हैं। अब ये थोक व्यापारियों से भी कुछ खरीदने जाते हैं तो डिजिटल पेमेंट ही करते हैं। आज ऐसे ही साथियों की वजह से भारत डिजिटल पेमेंट में नए रिकॉर्ड बना रहा है। जुलाई, अगस्त, सितंबर यानी पिछले 3 महीने में हर महीने 6 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा राशि का डिजिटल लेन देन हुआ है। यानी बैंकों में लोगों को आना जाना उतना ही कम हो रहा है। ये बदलते हुए भारत और टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए भारत की ताकत को दिखाता है। साथियों, बीते वर्षों में भारत में ट्रैफिक की समस्या और प्रदूषण की चुनौती दोनों पर होलिस्टिक अप्रोच के साथ काम हुआ है।
मेट्रो भी उसका एक बेहतरीन उदाहरण है। आज भारत मेट्रो सेवा का देश भर के बड़े शहरों में तेजी से विस्तार कर रहा है। 2014 में जहां 250 किलोमीटर से कम रूट पर मेट्रो चलती थी, वहीं आज लगभग 750 किलोमीटर में मेट्रो दौड़ रही है। और मुझे आज अफसर बता रहे थे कि 1050 किलोमीटर पे काम चल रहा है। यूपी के भी 6 शहरों में आज मेट्रो नेटवर्क का विस्तार हो रहा है। 100 से ज्यादा शहरों में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन का लक्ष्य या फिर उड़ान योजना, ये भी शहरी विकास को गति दे रहे हैं। 21वीं सदी का भारत अब मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी की ताकत के साथ आगे बढ़ेगा और इसकी भी तैयारी बहुत तेजी से चल रही है। और साथियों, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के इन सारे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव है रोजगार निर्माण। शहरों में चाहे मेट्रो का काम हो, घरों का निर्माण हो, बिजली पानी का काम हो, ये बहुत बड़ी संख्या में रोजगार के नए अवसर बनाते हैं। एक्सपर्ट्स उन्हें फोर्स मल्टीप्लायर मानते हैं। इसलिए हमें इन परियोजनाओं की गति को बनाए रखना है। भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश में तो पूरे भारत की भारतीय संस्कृति की प्राणवायु समाई है। ये प्रभु श्री राम की भूमि है, श्री कृष्ण की भूमि है, भगवान बुद्ध की भूमि है। यूपी की समृद्ध विरासत को संजोना, संवारना, शहरों को आधुनिक बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। 2017 के पहले के यूपी और बाद के यूपी का अंतर उत्तर प्रदेश के लोग भी अच्छे जानते हैं। पहले बिजली यूपी में आती कम थी, जाती ज्यादा थी। और आती भी थी तो वहां आती थी जहां नेता चाहते थे। बिजली सुविधा नहीं, सियासत का टूल थी। सड़क सिर्फ तब बनती थी जब सिफारिश हो। पानी की स्थिति तो आप सभी को पता है। अब बिजली सबको, सब जगह एक समान मिल रही है। अब गरीब के घर में भी बिजली आती है। गांव की सड़क किसी सिफारिश की मोहताज नहीं है। यानी शहरी विकास के लिए जिस इच्छा शक्ति की जरूरत है, वो भी आज यूपी में मौजूद है। मुझे विश्वास है आज यूपी की जिन परियोजना का शिलान्यास हुआ है, वो योगी जी के नेतृत्व में तेजी से पूरी की जाएगी। एक बार फिर आप सभी को विकास परियोजना की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 75 तोहफे। विकास परियोजनाओं की बात करते हुए प्रधानमंत्री ने अपने सत्ता के 7 साल की उपलब्धियां गिनाई और पिछले 4 साल में योगी सरकार के नेतृत्व में, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की उपलब्धियां गिनाई। धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। और अब माननीय प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात। विकास की 75 परियोजनाओं को भेंट किया उत्तर प्रदेश को और पिछले 4 साल में योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल में हुए काम की प्रशंसा की, उपलब्धियां गिनाई और 8 लाख घरों की बात की जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्तर प्रदेश की जनता को दिया जा रहा है। बहुत बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कि 3 करोड़ से ज्यादा गरीब अब लखपति हो चुके हैं क्योंकि उनके घर बने हैं। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए।
इसी कंपनी को ये नंबर प्लेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों के आगे लगाई जाती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के 60 से ज्यादा गांवों में कोरोना के मामले बढ़ने पर फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। अब वहां 13 अक्टूबर तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बैठक की, जिसमें पुलिस अधिकारियों को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में नशे के मामलों पर नजर रखने को कहा गया, ताकि युवाओं को इस जाल से बचाया जा सके। दिल्ली के पास नोएडा में सुपरटेक की अवैध इमारतों के मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसमें नोएडा अथॉरिटी के 26 अधिकारी दोषी बताए गए। इसके अलावा सुपरटेक के 4 निदेशकों और वास्तु विशेषज्ञ के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 2 अवैध टावरों को गिराने का आदेश दिया था। इसी के बाद राज्य सरकार ने ये एसआईटी बनाई थी। महाराष्ट्र में लंबे समय बाद फिर से खोले जाने के लिए धार्मिक स्थलों में तैयारियां जोरों पर हैं। 7 अक्टूबर से सरकार ने सख्त नियमों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी है। भीड़ ना हो, इसके लिए मंदिर अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। मुंब्रा देवी मंदिर में खास बैरिकेडिंग बनाई जा रही है। दर्शन के लिए लोगों को पहले से ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। इसके अलावा प्रसाद की व्यवस्था भी नहीं होगी। भक्तों से प्रसाद एक्सेप्ट करना और भक्तों को प्रसाद देना, ये दोनों चीज सरकार ने पाबंदी रखी हुई है। इसी तरह मस्जिदों में भी भीड़ को काबू में रखने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जहाँ पर टेप लगाए जाएंगे वहीं पे नमाज पढ़कर खड़े होने जाएंगे। विदेश सचिव हर्ष श्रिंगला ने श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए कुछ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें 1200 से ज्यादा मकान भी श्रीलंका को सौंपे गए। मुंबई पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जावेद अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। आरोप है कि उन्होंने एक न्यूज चैनल पर बातचीत करते हुए आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी थी। बिहार में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट से जमानत मिल गई। उन्हें 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में 11 मई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा वहां के नए प्रधानमंत्री बन गए। योशिहिदे सुगा के इस्तीफे के बाद वहां की संसद ने मतदान कर फुमियो किशिदा को नया पीएम चुना। जापान के नए पीएम को प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई संदेश भेजा। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता अरुण यादव ने अपनी दावेदारी वापस ले ली। पारिवारिक कारणों की वजह से विड्रॉ की है। मुझे सदैव सभी नेताओं का, अध्यक्ष जी का और वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनके इस ऐलान के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरने में देर नहीं लगाई। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एक ओबीसी वर्ग का नेता, आज उसको भी उन्होंने बाहर कर दिया। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि मुआवजे का दावा किए जाने के 30 दिन के अंदर ये पैसे दे दिए जाएं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फतेहपुर बेरी इलाके से 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन बदमाशों ने जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए कुछ दिन पहले फायरिंग की थी। बिहार के मोतिहारी में फूड पॉइजनिंग की वजह से 33 ट्रेनी सिपाही बीमार पड़ गए। इसके बाद इन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक कंपनी के गोदाम से करीब 15,000 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गायब पाई गई, जिसके बाद कंपनी ने अपने 2 कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। इसी कंपनी को यह नंबर प्लेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों के आगे लगाई जाती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के 60 से ज्यादा गांवों में कोरोना के मामले बढ़ने पर फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। अब वहां 13 अक्टूबर तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बैठक की, जिसमें पुलिस अधिकारियों को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में नशे के मामलों पर नजर रखने को कहा गया, ताकि युवाओं को इस जाल से बचाया जा सके। दिल्ली के पास नोएडा में सुपरटेक की अवैध इमारतों के मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसमें नोएडा अथॉरिटी के 26 अधिकारी दोषी बताए गए। इसके अलावा सुपरटेक के 4 निदेशकों और वास्तु विशेषज्ञ के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 2 अवैध टावरों को गिराने का आदेश दिया था।
इसी के बाद राज्य सरकार ने ये एसआईटी बनाई थी। महाराष्ट्र में लंबे समय बाद फिर से खोले जाने के लिए धार्मिक स्थलों में तैयारियां जोरों पर हैं। 7 अक्टूबर से सरकार ने सख्त नियमों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी है। भीड़ ना हो इसके लिए मंदिर अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। मुंब्रा देवी मंदिर में खास बैरिकेडिंग बनाई जा रही है। दर्शन के लिए लोगों को पहले से ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। इसके अलावा प्रसाद की व्यवस्था भी नहीं होगी। भक्तों से प्रसाद एक्सेप्ट करना और भक्तों को प्रसाद देना, ये दोनों चीज सरकार ने पाबंदी रखी हुई है। इसी तरह मस्जिदों में भी भीड़ को काबू में रखने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जहाँ पर टेप लगाए जाएंगे वहीं पे नमाज पढ़कर खड़े होने जाए। विदेश सचिव हर्ष श्रिंगला ने श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए कुछ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें 1200 से ज्यादा मकान भी श्रीलंका को सौंपे गए। मुंबई पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जावेद अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। आरोप है कि उन्होंने एक न्यूज चैनल पर बातचीत करते हुए आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी थी। बिहार में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट से जमानत मिल गई। उन्हें 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में 11 मई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा वहां के नए प्रधानमंत्री बन गए। योशिहिदे सुगा के इस्तीफे के बाद वहां की संसद ने मतदान कर फुमियो किशिदा को नया पीएम चुना। जापान के नए पीएम को प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई संदेश भेजा। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस के मजबूत उम्मीदवार माने जा रहे अरुण यादव ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। 30 अक्टूबर को मध्य प्रदेश की 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन इससे पहले ही कांग्रेस के बड़े नेता अरुण यादव ने अपनी दावेदारी वापस ले ली। पारिवारिक कारणों की वजह से विड्रॉ की है। मुझे सदैव सभी नेताओं का, अध्यक्ष जी का और वरिष्ठ नेताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उनके इस ऐलान के बाद बीजेपी ने भी कांग्रेस को घेरने में देर नहीं लगाई। कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह के नेतृत्व में एक ओबीसी वर्ग का नेता, आज उसको भी उन्होंने बाहर कर दिया। कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ किया कि मुआवजे का दावा किए जाने के 30 दिन के अंदर ये पैसे दे दिए जाएं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने फतेहपुर बेरी इलाके से 4 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि इन बदमाशों ने जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए कुछ दिन पहले फायरिंग की थी। बिहार के मोतिहारी में फूड पॉइजनिंग की वजह से 33 ट्रेनी सिपाही बीमार पड़ गए। इसके बाद इन सभी को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक कंपनी के गोदाम से करीब 15,000 हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट गायब पाई गई, जिसके बाद कंपनी ने अपने 2 कर्मचारियों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी। इसी कंपनी को यह नंबर प्लेट बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट वाहनों के आगे लगाई जाती है। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के 60 से ज्यादा गांवों में कोरोना के मामले बढ़ने पर फिर लॉकडाउन लगा दिया गया। अब वहां 13 अक्टूबर तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानें बंद रहेंगी। आंध्र प्रदेश के सीएम जगनमोहन रेड्डी ने राज्य की कानून व्यवस्था पर एक बैठक की, जिसमें पुलिस अधिकारियों को कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में नशे के मामलों पर नजर रखने को कहा गया, ताकि युवाओं को इस जाल से बचाया जा सके। दिल्ली के पास नोएडा में सुपरटेक की अवैध इमारतों के मामले में एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। इसमें नोएडा अथॉरिटी के 26 अधिकारी दोषी बताए गए। इसके अलावा सुपरटेक के 4 निदेशकों और वास्तु विशेषज्ञ के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के 2 अवैध टावरों को गिराने का आदेश दिया था। इसी के बाद राज्य सरकार ने ये एसआईटी बनाई थी। महाराष्ट्र में लंबे समय बाद फिर से खोले जाने के लिए धार्मिक स्थलों में तैयारियां जोरों पर हैं। 7 अक्टूबर से सरकार ने सख्त नियमों के साथ धार्मिक स्थलों को खोलने की इजाजत दी है। भीड़ ना हो इसके लिए मंदिर अलग अलग तैयारी कर रहे हैं। मुंब्रा देवी मंदिर में खास बैरिकेडिंग बनाई जा रही है। दर्शन के लिए लोगों को पहले से ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी। इसके अलावा प्रसाद की व्यवस्था भी नहीं होगी। भक्तों से प्रसाद एक्सेप्ट करना और भक्तों को प्रसाद देना, ये दोनों चीज सरकार ने पाबंदी रखी हुई है। इसी तरह मस्जिदों में भी भीड़ को काबू में रखने के लिए तैयारियां की जा रही हैं। जहाँ पर टेप लगाए जाएंगे वहीं पे नमाज पढ़कर खड़े होने जाए। विदेश सचिव हर्ष श्रिंगला ने श्रीलंका में भारत की मदद से बनाए गए कुछ प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें 1200 से ज्यादा मकान भी श्रीलंका को सौंपे गए।
मुंबई पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद जावेद अख्तर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली। आरोप है कि उन्होंने एक न्यूज चैनल पर बातचीत करते हुए आरएसएस की तुलना तालिबान से कर दी थी। बिहार में जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव को मधेपुरा कोर्ट से जमानत मिल गई। उन्हें 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में 11 मई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले में सीबीआई ने कलकत्ता हाईकोर्ट में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। अब मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी। जापान के पूर्व विदेश मंत्री फुमियो किशिदा वहां के नए प्रधानमंत्री बन गए। योशिहिदे सुगा के इस्तीफे के बाद वहां की संसद ने मतदान कर फुमियो किशिदा को नया पीएम चुना। जापान के नए पीएम को प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई संदेश भेजा। साथ ही उन्होंने दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करने के लिए साथ मिलकर काम करने पर जोर दिया। मध्य प्रदेश की खंडवा लोकसभा सीट से कांग्रेस